चलिए स्टार्ट करते हैं। एज़्योर फंडामेंटल है आपका 8 और 900, ठीक है। देखो मैंने ये बताया था आपको कि जो एज़्योर फंडामेंटल है उसमें 4 चीज़ों पे फोकस होता है। सबसे पहले तो आएंगे आपके एज़्योर क्लाउड कॉन्सेप्ट, फिर आएंगे एज़्योर सर्विसेज, उसके बाद आएगा एज़्योर सिक्योरिटी, प्रिवेसी, कंप्लायंस एंड ट्रस्ट, और चौथा आएगा आपका एज़्योर प्राइसिंग एंड सपोर्ट, ठीक है। अब देखो इसमें जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो कोर्स होगा वो इन चारों चीज़ों पे ही फोकस होगा। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो इसका वेट है, वेटेज है, वो क्लाउड कॉन्सेप्ट का 15 to 20% वेटेज होगा। क्लाउड सर्विसेज का 30 से 35% होगा। यानी कि जो मेन फोकस रहेगा आपका प्रैक्टिकली जो चीज़ है वो क्लाउड सर्विसेज ही है इसके अंदर। बाकी जो कि जो तीन कॉन्सेप्ट हैं ये इनके ज़्यादातर जो रहेगा फोकस वो रहेगा आपका थ्योरी पे, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए 30 से मतलब 35%, यानी कि आपको ये मान लीजिए 75% जो है आपका वो थ्योरी है, और 30% ही मान लीजिए आपका इसमें लैब। और इसमें आपको देखो 1 से 3 घंटा डेली देना पड़ेगा एजूरे पोर्टल पे, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे एजूरे फंडामेंटल्स। तो एजूरे फंडामेंटल में क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम कवर करेंगे डिफिनेशन ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद हम कवर करेंगे क्लाउड के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, पब्लिक क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, उसमें से बेस्ट कौन सा मॉडल है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे क्लाउड की सर्विसेज। क्लाउड की सर्विसेज तीन तरह की यहाँ पे है, IaaS, PaaS और SaaS, ठीक है। तो इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये क्लाउड के कॉन्सेप्ट है, हम लोग आगे लेके चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको देखो बता देता हूँ एज्यूर एक्चुअल में है किसका। एज्यूर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में सभी को पता है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसका नाम एज्यूर रखा है, और इसका ए सिंबल है, देखो ए का सिंबल है। तो जहाँ पे ए का सिंबल देखो वो एज्यूर होगा आपका। और माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर इज कॉमनली नोन एज एज्यूर, नॉर्मल एज्यूर ही बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर कोई नहीं बोलता, एज्यूर ही बोलते हैं। तो एज्यूर जहाँ पे होगा वो माइक्रोसॉफ्ट का ही होगा, ये ध्यान रखना। और देखो एज्यूर का जो लिटरली मीनिंग है वो है ब्राइट ब्लू कलर ऑफ द क्लाउड लाइट स्काई, ठीक है। यानी कि जो ब्लू ब्लू इसका जो मेन जो है आपका ब्लू है। माइक्रोसॉफ्ट का जो एज्यूर का कलर है ये स्काई ब्लू है, तो इसका मतलब होता है क्लाउडलेस स्काई, ठीक है। ये मतलब होता है इसका। और जो क्लाउड्स प्रोवाइडर्स होते हैं हमें उनको शॉर्ट में बोला जाता है CSP, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। जितने भी है अमेजोन है, एज्यूर है, गूगल है, जितने भी तरह के आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उनको शॉर्टकट में बोलते हैं CSP, ठीक है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे डिफिनेशन ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग डिफिनेशन क्या है, ठीक है। तो क्लाउड का मतलब है प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग ए नेटवर्क ऑफ रिमोट सर्वर्स होस्टेड ऑन इंटरनेट। यानी कि जो
ऐसा सर्वर जो इंटरनेट पे होस्ट है, या जो कुछ भी है आप क्लाउड के ऊपर स्टोर कर रहे हो या इंटरनेट के ऊपर स्टोर कर रहे हो, ठीक है, उसी को बोला जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप इसको क्या मैनेज कर सकते हो, डेटा को प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है, क्लाउड के ऊपर, रादर देन यूर यूजिंग योर पर्सनल कंप्यूटर और पीसी। आप पर्सनल कंप्यूटर पीसी को ना यूज करके जो भी डेटा प्रोसेस करके स्टोर करोगे वो रखोगे इंटरनेट के ऊपर एक होस्टेड सर्वर पे। तो होस्टेड सर्वर का मतलब है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको ये नहीं पता है एक्चुअल में डेटा कहाँ स्टोर होगा। यूजर के लिए वो अननोन है, वो जगह अननोन है कि कहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, बस उसको डेटा स्टोर करने का स्पेस मिल गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में ये हो रहा है कि आप रिमोट सर्वर्स पे अपना डेटा प्लेस कर रहे हो और वहां से डेटा को रिट्रीव कर पा रहे हो, तो वही आपकी कहती है क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है ड्रॉपबॉक्स। ड्रॉपबॉक्स का नाम सुना है आपने? हेलो, हेलो। जी जी, मुझे आ रही है आवाज, आप आ रही बोले। है ना? अच्छा मैंने माइक म्यूट किया हुआ है। अच्छा अच्छा, मैं सोच रहा कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था ड्रॉप बॉक्स की। जैसे आप देख रहे हो मेरे सिस्टम में यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स है। तो ड्रॉप बॉक्स एक एग्जाम्पल हो गया आपका किस चीज़ का? क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब देखो जो भी मेरे डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन में स्टोर कर सकता हूँ और यहीं से जाके मैं उसको क्या कर सकता हूँ, रिट्रीव कर सकता हूँ। तो ये आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है, क्योंकि डेटा जो है आपका लोकल पीसी में स्टोर ना होके क्लाउड के ऊपर स्टोर हो रहा है, यानी कि रिमोट सर्वर के ऊपर स्टोर हो रहा है, जो आप देख नहीं पा रहे हैं कि कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। यूजर के लिए अननोन है वो, ठीक है, वो ये नहीं पता लगा पा रहा है कि कहाँ पे स्टोर है। तो वो जो स्टोर होगा वो प्रोवाइडर के पास होगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसके बेनिफिट वगैरह देखेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग के देखो क्या क्या बेनिफिट्स हमें नजर आते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है इसका वो है कॉस्ट इफेक्टिव। सबसे पहली चीज क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हमें कितना पे करना पड़ रहा है। नॉर्मली अगर हम एक सर्वर हायर करते हैं या मतलब एक सर्वर खरीद लेते हैं और उस पे अपने डॉक्यूमेंट वगैरह स्टोर करते हैं, ठीक है, तो कितना कॉस्टली पड़ता है। और अगर हम क्लाउड के ऊपर रखना है अपना डेटा तो कितना जो है आपको पे करना पड़ता है। तो ये क्या है, सबसे एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है डेटा को स्टोर करने की। इसमें आपको देखो कोई भी कॉस्ट नहीं लग रही है। तो जितना आप डेटा उसमें रख रहे हो, जितना कंज्यूम कर रहे हो, उसी के लिए पे कर पा रहे हो, ठीक है ना। यू पे फॉर व्हाट यू कंज्यूम, ठीक है ना। यानी कि जो भी आप डेटा रख रहे हो, जितना भी स्टोरेज आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसी के लिए पे कर रहे हो, उसके अलावा नहीं पे कर रहे हो। जबकि आपने एक लोकल सर्वर लगा रखा है तो आपने उसमें 2 TB की एक हार्ड डिस्क लगा रखी है, तो आपका हार्ड डिस्क का जो खर्चा है, फिर उसकी रनिंग कॉस्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, मेंटेनेंस है उसकी, वो नहीं देनी पड़ती आपको। तो एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड हो, ठीक है। इसे कहते हैं नो अप फ्रंट कॉस्ट एंड पे एज यू गो। पे एज यू गो का मतलब है जैसे जैसे आप स्टोरेज बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप स्टोरेज कम कर लेते हो तो कम पे करना पड़ेगा, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा स्टोरेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे कस्टमर हैं वो सेम जगह पे डेटा स्टोर कर रहे हैं, इसलिए वो कॉस्ट इफेक्टिव। एक्चुअल में क्या हो रहा है, सिर्फ हमारा ही डेटा वहाँ पे नहीं है, बल्कि लाखों कस्टमर का डेटा वहाँ पे स्टोर है। और जो स्टोरेज है वो शेयर्ड स्टोरेज है, उसके ऊपर हमारी भी वीएम चल रही है, किसी दूसरे बंदे की वीएम चल रही है, किसी और की भी चल रही है। तो सारे कस्टमर क्या कर रहे हैं, एक ही रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं, जिससे कि जो कॉस्ट कटिंग है वो ज़्यादा हो पा रही है। यानी कि जो कॉस्ट है, जो रिसोर्स की जो कॉस्ट है वो आपको कम पड़ रही है, इसलिए सबसे पहला बेनिफिट हो गया कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है। अब सेकंड जो चीज़ है इसके अंदर देखो, ग्लोबल। ग्लोबल है ये, यानी कि अराउंड द वर्ल्ड आप कहीं से इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, और अपने लोड वर्क लोड को शेयर कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि आप अलग अलग रीजन में, इसमें देखो क्लाउड जब बनता है तो डेटा सेंटर्स बनते हैं, और जब डेटा सेंटर्स बनते हैं तो सिर्फ एक ही रीजन में वो स्टोर नहीं करेंगे डेटा को, वो अलग अलग रीजन में डेटा को स्टोर करेंगे। जैसे मान के चलते हैं ईस्ट रीजन है, साउथ रीजन है, नॉर्थ रीजन है, तो हमें ये देखना पड़ेगा हमारा जो नियरेस्ट रीजन है वो कौन सा पड़ रहा है, हम वहाँ पे अपना डेटा स्टोर करेंगे जिससे कि इजिली रिट्रीव कर सके, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आप एक से ज़्यादा जगह पे अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। उससे ये बेनिफिट होता है कि अगर एक साइट डाउन चल रही है तो दूसरी साइट से आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। तो इसे कहते हैं ग्लोबली, यानी कि यू कैन
consume your data or access your data around the world in any location in any time. 24 आवर ये चलता रहेगा, आपका 24/7 अवेलेबिलिटी होती है, ये कभी डाउन नहीं होता है, ये भी फायदा है इसका। इसमें 99% इसका अप टाइम रहता है। ठीक है अच्छा, क्वेश्चन जी। जी, क्वेश्चन ये है हम्म, कि जैसे आप मुख्तलिफ रीजन शायद बता रहे हैं या मुख्तलिफ डेटा सेंटर बता रहे हैं, तो एक डेटा सेंटर पे तो मैंने एक सर्वर लगा दिया, अब आप कह रहे हैं कि वो डाउन भी हो सकता है, तो मैंने उसका रेप्लिकेशन या उसका बैकअप जो है वो दूसरी साइट पे रखा, तो उससे मेरी कॉस्ट तो बढ़ेगी ना, क्योंकि दूसरी साइट पे भी है, दो साइटों पे अब हो गया। हम्म। नहीं नहीं, देखो ऐसा होता है कि जब आप एक वीएम बनाओगे ना, तो वीएम में ऑप्शन आएगा कि भाई कितनी जी। जगह आपको इसको रखना है। अब हाई एबिलिटी ऑप्शन आएगा, अगर उसको यूज अच्छा। करना है तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। देखो इसमें कोई भी चीज जो है वो फ्री नहीं है, ठीक। जो भी चीज आप यूज करोगे एक्स्ट्रा उसके पे करने पड़ेगा। अगर हाई एबिलिटी चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। ये है, इसमें आपके ऊपर चॉइस है। तो वो अगर जो क्रिटिकल आप डेटा बोल है। रहे हैं कि जी। एक वीएम की हाई अवेलेबिलिटी करनी है, तो वो क्या दूसरा उसका वीएम बनाएगा या क्या करेगा? जैसे कि 5 वीएम चल रही है और 5 में से एक को आप एच ए फीचर देना चाहते हो, ठीक है, तो जब वीएम तैयार जी। करोगे आप, तो उसी समय एच ए फीचर आप यूज कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, तो अगर वो वीएम डाउन हो गई एक जगह एक साइड से जिस रीजन में चल रही थी, तो वो दूसरे रीजन से ऑटोमेटिक एक्सेस हो हाँ, जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो चलती तो वो रहेगी। क्या वीएम की कॉपी होगी या सेकंड वीएम होगा या बैकअप वीएम होगा, यानी ये मेरा क्वेश्चन था, देखो वो उसी वाला उसी की एक जिसकी कॉपी बात कर दूसरी रहे हैं जगह आप। स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसी की ठीक है, एक, समझ आ गया। देखो प्राइमरी कॉपी सेकेंडरी कॉपी दो बनेगी उसमें। प्राइमरी कॉपी जो होगा वो पहले ठीक है, सर्वर में चलेगी, जो सेकेंडरी कॉपी अभी आइडल है, उसका कोई कोई रिसोर्स नहीं खा रही ठीक है, है। ठीक है, अब क्या होता है ठीक कि है, अगर प्राइमरी कॉपी नहीं चल पा रही है किसी वजह से, तो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट करके दूसरे से चला देगा। वहां पे चेक कर लेगा प्राइमरी इज अनअवेलेबल, तो सेकेंडरी चल जाएगी आपकी। हम्म। तो वो मुझे मुझे खुद बताना पड़ेगा, ये सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली कर देगा? ऑटोमेटिक करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। जब वीएम तैयार कर रहे हो उस ठीक, समय ऑप्शन चूज करना होगा बस। ठीक, ठीक। ये सारा काम क्लाउड प्रोवाइडर का है, हमारा नहीं है। हम तो सिर्फ चूज करेंगे कि इसे एच ए फीचर देना है नहीं देना, बस दैट्स इट। ठीक है, अब उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी सर्वर लगा रखे हैं ना इस चीज के लिए, तो उसके लिए हम पे कर रहे हैं उसको, जी। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो इसका फीचर है सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योर है। अब सिक्योर इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर सिक्योरिटी नहीं देंगे तो कोई भी यहाँ पे अपना डेटा नहीं रखेगा। ठीक है, तो क्लाउड प्रोवाइडर्स टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिजिकल सिक्योरिटी। पहली चीज होती है फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी मतलब जो सर्वर है आपके वो लॉक्ड रूम में रहते हैं। ठीक है, जो डेटा सेंटर है उनमें सारे सर्वर लॉक रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बहुत डाउन होता है, वैसे भी कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है वहाँ पे जाके। ठीक है, आप सर्वर रूम में 1 सेकंड खड़े नहीं हो सकते क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन रखते हैं उस पर, जिससे कि जो हार्ड डिस्क है सर्वर है वो ठंडे रहे वहाँ पे। और ऐसी लोकेशन पे रखते हैं जहाँ पे अधिकतर ठंड पड़ती है। ठीक है, तो अब क्या है, दूसरी चीज क्या है सिक्योरिटी। अब ये इन सर्वर्स को क्या किया जाता है, लॉक करके रखा जाता है सारे को। और फिंगर वगैरह रेटिना स्कैन जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय काम करता है वो पूरी तरह से सिक्योर रहता है। और एक नहीं, वहाँ पे तीन तीन बंदे जो होंगे वो सर्वर रूम तक पहुंचेंगे। कहने का मतलब एक सिंगल बंदा कभी रूम में नहीं जाता। अगर किसी को रूम में जाना है, कोई प्रॉब्लम आ गई, क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गई, तो एक बंदा जाएगा, चाबी किसी और के पास रहेगी, वो किसी और को बुलाएगा वहां से और उसके भी फिंगर लेगा। 2-3 बंदों के फिंगर लगेंगे, उसके बाद गेट खुलेगा। उसके बाद जाके आप अंदर जा सकते हो। फिर वो सर्वर भी लॉक रहेंगे, उनकी चाबी स्पेसिफिक रहेगी, हर जगह की रहेगी, तो सर्वर की है। उसके बाद वो आगे से फ्रंट निकालेगा, फिर हार्ड डिस्क निकाल के चेक करेगा। तो ये सारी चीजें रहेंगी, यानी कि सिक्योर पूरी तरीके से। एक तो फिजिकल सिक्योरिटी भी बना के रखी है उसने। दूसरा उसके अंदर लॉजिकल सिक्योरिटी है। फिजिकल सिक्योरिटी, लॉजिकल सिक्योरिटी का मतलब है कि अब कुछ ऐसी चीजें जैसे फायरवॉल वगैरह लगा रखी है, इंटरनेट से जो कनेक्शन बना रखा है, फायरवॉल लगा रखी है, लोड बैलेंसर लगा रखे हैं, मतलब तमाम तरह की जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड कर रखी है। तो इसे कहते हैं ग्रेनुलर सिक्योरिटी। यानी कि एक लेवल सिक्योरिटी अगर ब्रीच होती है तो सेकंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी काम करती है, वो भी ब्रीच हो गई तो थर्ड लेवल। तो ऐसे ये क्या है, 3 या 4 लेयर ऑफ सिक्योरिटी बना के रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्लाउड जो है वो सिक्योर माना जाता है। ठीक है, क्लाउड सर्विसेज कैन बाय सिक्योर बाय डिफॉल्ट और यू हैव द एबिलिटी टू कॉन्फ़िगर द एक्सेस डाउन टू
ग्रेनुलर लेवल। अब देखो क्या है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी वहाँ पे लगा सकते हो। अगर आपको चाहिए कि भैया मुझे लोड बैलेंसर यूज़ करना है तो ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए तो मत करो। उसके अलावा फायरवॉल आप किस लेवल का यूज़ करना चाहते हैं, उसमें कौन से पोर्ट ऑन करना चाहते हो, कौन से नहीं, तो वो हो गया ग्रेनुलर लेवल सिक्योरिटी। आप लेवल्स डिफाइन कर दोगे उसको, ठीक है। तो इसलिए ये क्या माना गया है, सिक्योर माना गया है। अब अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है इसका, ये रिलायबिलिटी है। रिलायबल का मतलब ये है कि 24 आवर 365 डेज ये ऑन रहेगा, यानी कि डाउन टाइम बहुत कम रहेगा, क्योंकि कंपनी क्या है इसके लिए पे करती है, तो उसके लिए वो मेंटेन करती है एसएलए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट में ये लिखा रहता है कि अगर क्लाउड प्रोवाइडर ने मेरी जो वर्चुअल मशीन चल रही है, मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मशीन चल रही है, वो कितनी देर डाउन रह सकती है, उसका एग्रीमेंट होता है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो एग्रीमेंट होता है वो अलग अलग होता है, जैसे एक होता है 99.99, एक होता है 999.999, इस तरह का। 100% कभी भी अप टाइम कोई नहीं देता, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 99% तो यही रह रही है ना, 1% या 0.1% आपकी डाउन हो सकती है, वो भी कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो। और उसके लिए भी क्या है, डिजास्टर रिकवरी ऑप्शन है, डेटा बैकअप ऑप्शन है, ठीक है, डेटा रेप्लिकेशन, फॉल्ट टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें मिल के उसको रिलायबिलिटी प्रोवाइड करेगी। बैकअप तो आप जानते हो, बैकअप प्रोविज़न रखना पड़ता है हमेशा, क्योंकि जो आपका डेटा है वो, डेटा इज़ मनी, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेटा गया तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा लॉस होगा, तो उस लॉस की भरपाई आप नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा क्या करना पड़ता है, हमें बैकअप रखना पड़ता है किसी भी चीज़ का। डेटा बनाया है तो उसका बैकअप रखना ही पड़ेगा। तो बैकअप प्रोविज़न आपको लेना पड़ेगा, अगर क्लाउड के अंदर है तो बैकअप ऑप्शन लेना पड़ेगा। नहीं तो कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो बैकअप ऑप्शन नहीं लेते हैं, तो क्योंकि उसके लिए पे करना पड़ता है। डिजास्टर रिकवरी का मतलब है कि भाई आपकी एक साइट पूरी तरह से डाउन हो गई, तो जो दूसरी साइट है आपकी, उस साइट से आप एक्सेस कर सकते हो। तो उसमें दो अलग अलग साइटें बनाई जाती हैं, ठीक है, वो डिजास्टर रिकवरी में काम आती है। एक साइट पूरी तरह से डाउन है तो दूसरी साइट से आप एक्सेस कर सकते हो एवरीथिंग। डेटा रेप्लिकेशन, दो अलग अलग लोकेशन है और वहाँ पे अलग अलग सर्वर रखे हुए हैं, और आप चाहते हो कि दोनों का जो डेटा है वो आपस में क्या हो, रेप्लिकेट होता रहे। तो इसमें अलग अलग टाइप की टोपोलॉजी होती है, जैसे हब एंड स्पोक टोपोलॉजी, फुल मैश टोपोलॉजी, पार्शियल मैश। तो अलग अलग मॉडल में ये रेप्लिकेशन चलता है। फॉल्ट टॉलरेंस, जैसे मैंने अभी बताया, फॉल्ट टॉलरेंस में कम से कम दो मशीनें आपको लेनी पड़ेंगी, और दोनों मशीनें आपस में क्लोन होंगी एक तरीके से। एक प्राइमरी रहेगी, एक सेकेंडरी रहेगी मशीन। प्राइमरी मशीन अगर डाउन होती है तो सारा वर्कलोड सेकेंडरी मशीन पे चला जाएगा, और सेकेंडरी मशीन से ही आप अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए एक सेंट्रलाइज स्टोरेज भी लेना पड़ता है। विदाउट स्टोरेज आपका डेटा सेंट्रलाइज स्टोर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये रिलायबिलिटी है, यानी कि ये सारे बेनिफिट क्लाउड कंप्यूटिंग के हमें मिलते हैं, ठीक है। समझ आया? कुछ पूछना है इसमें? जी, तो जैसे हम हमारे विंडो में वो हम मिरर बना लेते हैं फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, स्ट्राइप सेट विद पैरिटी बना लेते हैं। तो हम्म। इधर भी जब हम ये बनाएंगे, इधर हम सिर्फ ऑप्शन खुद चूज करेंगे, चूज करके क्लिक कर देंगे, या हमें वो मिरर या फॉल्ट टॉल जो स्ट्राइप सेट विद पैरिटी है या कोई और फॉल्ट टॉलरेंस का है, वो बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, बस सर्विस है इसके अंदर, जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं उस सर्विस को चूज करना पड़ेगा बस। क्योंकि हमें तो वो ला के हार्ड डिस्क लगा के फिर डिस्क मैनेजमेंट में जाके फिर वो हार्ड डिस्क सेलेक्ट करके फिर मिरर बनाना पड़ेगा, फिर उसको ब्रेक जब हो जाता है या कुछ जो भी है उसकी फर्दर चीजें करनी पड़ती हैं, मैनुअली करनी पड़ती हैं। नहीं वो नहीं करना ऐसा ही है पड़ेगा, ना? मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, हाँ, सारा ऑटोमेटिक ठीक। होगा। सारा काम जो होगा वो ऑटोमेटिक होगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, जी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो क्लाउड की जो सर्विसेज हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। कॉमन क्लाउड सर्विसेज जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। ए क्लाउड प्रोवाइडर कैन हैव हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज। अब देखो, जब आप क्लाउड के ऊपर लॉगिन करते हो, उसके पोर्टल पे लॉगिन करते हो, तो उसमें देखो, चाहे अमेजॉन वेब सर्विसेज हो, या गूगल का गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो, या फिर एज्योर, एज्योर पोर्टल हो, ठीक है, सभी जगह सेम चीज़ें हैं।
किसी में सर्विसेज ज़्यादा हैं, किसी में कम है, लेकिन सभी में थाउजेंड ऑफ सर्विसेज होती हैं, यानी कितनी सर्विसेज हैं कि आप यूज़ करते करते थक जाओगे इसके। ठीक है, और सारी सर्विसेज हर कोई बंदा यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखो इसमें जो कॉमन सर्विसेज हैं जो सब लोग यूज़ करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब देखो ये जो क्लाउड सर्विसेज हमें मिल रही है, ठीक है, नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। सबसे जो अच्छी चीज़ है इसके अंदर वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हायर कर रहे हैं। यानी कि हमने अपना सर्वर ना लगा के क्लाउड प्रोवाइडर से बोल दिया कि हमारे लिए सर्वर लगाओ। ठीक है, तो उससे क्या क्या चीज़ हम ले सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ जो है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब ये है कि हम यहाँ पे अपने लिए एक वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं, मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स की क्लोनिंग भी कर सकते हैं, और अपने प्रोग्राम्स को वर्चुअल मशीन्स पे रन करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखो जैसे कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, मान के चलते हैं, ठीक है, अब वो सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्टअप कंपनी है और वो चाहती है कि भाई हमारे जो एम्प्लॉयज़ हों वो क्या करें, एक मशीन को यूज़ करें और मशीन में मैं जो जो सॉफ्टवेयर डालूं, ठीक है, उन पे वो काम करें। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि सारे सॉफ्टवेयर मुझे डले डलाए मिल जाए, ठीक है, और मुझे कुछ भी ना करना पड़े, तो भी अवेलेबल है। तो देखो एक खाली विंडोज़ भी अवेलेबल है वहाँ पे, और विंडोज़ विद एसक्यूएल सर्वर भी अवेलेबल है, विंडोज़ विद पाइथन भी अवेलेबल है, विंडोज़ विद सी प्लस प्लस भी अवेलेबल है। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई एक साथ आपके पास चॉइसेस है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो। आप लिनक्स यूज़ करना चाहते हो, लिनक्स की मशीन उठा लो, ठीक है। अब लिनक्स के साथ आप क्या यूज़ करना चाहते हो, माई एसक्यूएल, बिल्कुल मिलेगा, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आपने कहा मुझे मुझे जावा रन करना है, बिल्कुल जावा मिलेगा आपको, ठीक है। आपने कहा कि भाई मुझे मेरे पास खुद का लाइसेंस है उसका सॉफ्टवेयर का, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, आपका लाइसेंस आप अपना यूज़ करो, लेकिन पहले बता दो कि आपके पास लाइसेंस है, तो उसकी कॉस्ट नहीं लगेगी। समझ रहे हो, जैसे आपने कहा कि विंडोज़ का लाइसेंस मेरे पास है, 30 लाइसेंस पड़े हैं मेरे पास, ठीक है, और क्लाउड प्रोवाइडर बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे पहले बता दीजिए कि आपके पास 30 लाइसेंस है, तो जो मशीन आप बनाओगे उसके लिए लाइसेंस जो है आप यूज़ करोगे अपना लाइसेंस, मैं अपना लाइसेंस यूज़ नहीं करूँगा। तो वो एक्टिवेटेड मशीन नहीं देगा आपको, वो आपको एक मशीन देगा जिसमें आप लाइसेंस खुद डाल दोगे। ठीक है, समझ में आया? यानी कि यहाँ सारी जी जी। चीज़ें कस्टम मेड मिल रही हैं, जो चाहिए वो मिलेगा। आपने कहा कि भाई मुझे एक मशीन चाहिए जिसमें सब कुछ बना बनाया हो, एक मशीन चाहिए जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डला हो, मुझे यहाँ पे कुछ और भी चाहिए, सी प्लस प्लस चाहिए डेस्कटॉप पे, मुझे नोटपैड चाहिए, तमाम तरह की जो चीज़ें वो मिलेंगी आपको, ठीक है ना। तो दैट इज़ द कंप्यूट। ठीक है, कंप्यूट का ये मतलब है सारी चीज़ें वहाँ पे आप कर सकते हो। सेकंड फीचर है इसका नेटवर्किंग फीचर्स। नेटवर्किंग फीचर का मतलब ये होता है कि भाई आप क्लाउड प्रोवाइडर से कैसे कनेक्ट होंगे, हाउ वी मेक द कनेक्शन फ्रॉम योर लोकल कंपनी, मतलब योर कंपनी टू क्लाउड प्रोवाइडर। आप अपनी कंपनी से क्लाउड प्रोवाइडर के बीच में कैसा नेटवर्क चाहते हो, तो वो प्रोवाइड होगा नेटवर्किंग फीचर्स के थ्रू। तो जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो सिक्योर कनेक्शन या वीपीएन कनेक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे जो भी आप काम करते हो वो सिक्योर होता है, और ये होता है एसएसएल चैनल के थ्रू। अगर आपने कभी मैं वीपीएन यूज़ नहीं कर रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा आपको एसएसएल पोर्ट। एसएसएल जो होता है वो सिक्योर चैनल होता है, 443 पोर्ट से ही सारा ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है ना। फिर आपके देखो क्या है कि इंटरनेट भी उस पर चलता रहेगा, तो जब इंटरनेट चलेगा उसके ऊपर, तो उसमें देखो दो तरह के आईपी एड्रेस क्रिएट होंगे, एक तो प्राइवेट आईपी क्रिएट होगा और एक पब्लिक आईपी क्रिएट होगा। अब जैसे कोई भी मशीन है आप, तो आप उसके अंदर वहाँ पे वो बता देगा कि प्राइवेट में कौन सा सबनेट चल रहा है और पब्लिक में कौन सा सबनेट चल रहा है, तो आपको वहाँ पे चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चूज नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट वहाँ ऑटोमेटिक वो आपको एक नेटवर्क दे देगा, पब्लिक सबनेट का आईपी दे देगा। और इसमें आप दो तरीके से आईपी यूज कर सकते हो, स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी, ठीक है। वो मैं आगे क्लियर करूंगा जब हम लोग लैब करेंगे, तो आपको बता दूंगा, एक एक चीजें क्लियर करूंगा नेटवर्क में क्या क्या चीजें, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो सर्विसेज है वो है इसकी स्टोरेज सर्विस। स्टोरेज मेरा सर्विस, क्वेश्चन है। जी बोलिए। अच्छा, जैसे हम लोग ये देखते थे कि एक नेटवर्क है,
उसमें 50-100 कंप्यूटर लगे हुए हैं, सर्वर भी लगे हुए हैं, एक की मशीन इन्फेक्टेड हुई, पूरा हम्म। नेटवर्क डाउन हो गया, सारी हम्म। मशीनों पे जाके एंटीवायरस चला रहे हैं, उसको क्लीन कर रहे हैं, फॉर्मेट कर रहे हैं। हम्म। तो इधर ये मसला नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि देखो इसके लिए ना जितनी मशीनें क्लाउड पे रहेंगी, ठीक है, एक तो वो क्या होती है, आइसोलेटेड होती है। आइसोलेटेड का ठीक है। मतलब है कि आपका जो मशीन है वो किसी और मशीन के साथ कभी भी जो है कांटेक्ट में नहीं रहेगी। आपका सबनेट अलग चल रहा है, उसका अलग चल रहा है, तो दोनों कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? लेकिन ठीक वो है। जो भी कम्युनिकेशन होगा वो वाया इंटरनेट जाएगा, और इंटरनेट के थ्रू फायरवॉल के थ्रू जाएगा, तो वहां पे फिल्टर होके ही जाएगा सब कुछ। हम्म। तो इसलिए वहां पे टेंशन ही नहीं है हम्म। आपको कि भाई मेरा इन्फेक्ट हो जाएगा या कुछ ऐसा, ऐसे कोई कंडीशन ही नहीं है। इन्फेक्शन तो ठीक। आप भूल जाओ, ठीक। एंटीवायरस भी डालने की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो क्लाउड प्रोवाइडर आपको उसके लिए बैकअप प्रोवाइड करेगा। आपकी मशीन अगर पूरी तरह से करप्ट भी हो जाती है, उसके लिए अगर आपने बैकअप चूज कर रखा है, ठीक है, तो वहां पे हम्म। ऑटोमेटिक आपके मशीन का क्लोन तैयार रहेगा। जब ये डाउन कर दो उसको चला हम्म। दो आप, ठीक है, तो वो हम्म। चीज आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो वो कभी इसमें कभी हम लोग नेटवर्क पे काम करते हैं तो सर्वर की हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, हम्म। फिर वो दूसरी चल नहीं रही होती, वो डाउन टाइम आ जाता है। तो हम्म। इसमें इस तरह की चीजें हमें ऐसे फील होता है कि पीछे डाउन टाइम चल रहा है या हुआ है कुछ, या देखो कंप्यूटर की रैम उड़ गई है। देखो कभी कभी जैसे चलती चलती मशीन कोई करप्ट हो जाती है, ठीक है, हम्म। भाई मशीन तो मशीन ही है, वहां पे भी खराबी आ सकती है। ठीक है। तो क्या होता है ठीक है। कि उसका जो बायोस होता है आपका, वो हम्म। एक एक के लॉजिकल मशीन है, वो जो अंदर चल रही है वो लॉजिकल मशीन है, उसमें कुछ खराब ठीक नहीं है। होता, सिर्फ उसका जो वो खराब होता है, जो बायोस होता है उसमें प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से ब्लू स्क्रीन या कुछ हो जाता है उसमें। तो कुछ नहीं है उसमें, वो जो आपकी हार्ड डिस्क है उसको उठा के दूसरे में डाल देते हैं, और कुछ नहीं होता। लॉजिकल हार्ड डिस्क है, वर्चुअल हार्ड डिस्क है, यहाँ से निकाला दूसरे में डाला, और वो काम करना स्टार्ट ठीक कर है। देगी। ठीक। तो ऐसे नहीं कि फिजिकली आपकी भी हार्ड डिस्क खराब होगी, भी ये निकाल रहे हो उसको, फूक गई उसे फिर बदलने जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ आप हॉट स्पेयर में रख सकते हो एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क, अगर ये खराब होगी भी दूसरी है हमारे पास, लगा तो लॉजिकल है सब, वर्चुअली है, ठीक है। तो ये उसमें एसएसडी के ऑप्शन आते हैं, एसएसडी लेनी है, प्रीमियम एसएसडी लेनी है, नॉर्मल एसएसडी लेनी है, साटा लेनी है, क्या लेनी है, तो आप उसमें हिसाब से स्पीड के हिसाब से भी चूज कर सकते हो, ठीक है, और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी चूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये स्टोरेज है, स्टोरेज में देखो क्या है कि आप सेंट्रलाइज स्टोरेज लेना चाहते हो, तो इसमें आपके पास एक पूल अवेलेबल होता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं इलास्टिक पूल। इलास्टिक पूल इसलिए कहते हैं उसको कि भाई उसमें जो आपने हार्ड डिस्क लगाई है उनको बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, तो वो इलास्टिक पूल होता है। उसके अंदर जो हार्ड डिस्क लगी होती है वो टाइम टू टाइम उसको स्केल भी कर सकते हो, स्केल अप स्केल डाउन, दोनों फैसिलिटी है उसके। और ये जो स्टोरेज होता है आपका, ये आपके लिए डेडिकेटेड होता है, स्टोरेज की आपको अलग से चार्ज देने, ठीक है ना, जहाँ पे आप अपना सेंट्रलाइज डेटा स्टोर रखोगे। आपकी वर्चुअल मशीन्स है उसकी हार्ड डिस्क अलग है, डेटा स्टोर की अलग हार्ड डिस्क है, स्टोरेज की अलग हार्ड डिस्क है और उसकी अलग है, ठीक है ना, समझ रहे हो? ओके। फिर आपके ओके। डेटाबेस की बात करेंगे यहाँ पे। तो डेटाबेस सर्विसेज में आपके देखो अलग अलग टाइप के डेटाबेस हैं। आपके देखो एसक्यूएल है, नो एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल है, ठीक है, कॉस्मो डीबी है, ठीक है, आपके कुबरनेट सर्विसेज हैं, ये सब डेटाबेस से रिलेटेड है। अब डेटाबेस जो एप्लीकेशंस होती हैं आपकी, ठीक है, वो ज़्यादा स्पेस घेरती हैं, तो हमें स्टोरेज भी चाहिए होता है, ठीक है। तो जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो बैकअप के लिए स्टोरेज रखते हैं, हमेशा बैकअप बना के रखते हैं। और डेटाबेस जो होता है सर्वर, अब एक से ज़्यादा डेटाबेस सर्वर अगर आपको बनाने होते हैं, ठीक है, तो वो भी आप सिंगल मशीन पे बना सकते हो, ठीक है ना, एक से ज़्यादा डेटाबेस आप वहाँ पे बना सकते हो सिंगल मशीन पे, और उसके साथ एप्लीकेशन भी सेट कर सकते हो। उसमें अलग अलग साइट्स हैं जिनके बीच में आप एप्लीकेशन सेट कर सकते हो, ठीक है। तो एसक्यूएल आपने थोड़ा बहुत अगर नॉलेज होगा तो उसमें भी अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन है जिनको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है।
तो ये सारी चीज इसके अंदर होती है। इसमें देखो फ्रंट एंड और बैक एंड, ये तो बैक एंड कहलाता है। डेटाबेस जो होता है बैक एंड कहलाता है। जो एप्लीकेशन चलेगी वो आपकी किसी वर्चुअल मशीन पे चलेगी। अब उसका जो डेटा कलेक्ट होगा वो डेटाबेस में कलेक्ट होगा। तो वो होगी फ्रंट एंड और ये हो गया बैक एंड। बीच में एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं वेब सर्वर। तो ये होता है 3 टायर आर्किटेक्चर। डेटाबेस में 2 टायर भी चलता है, 3 टायर भी चलता है। अब जो चल रहा है वो 3 टायर चल रहा है। पहले क्या चलता था? 2 टायर चलता था। 2 टायर में फ्रंट एंड हो गया और बैक एंड हो गया। सिर्फ दो चीजें होती थी। फ्रंट एंड में एप्लीकेशन आप यूज करते थे और डेटा फीड करते थे वहां से। बैक एंड में डेटा स्टोर होता था डेटाबेस में। 3 टायर में अब क्या हो चुका है, बीच में वेब सर्वर आ गया है। फ्रंट एंड से डेटा जाएगा वेब सर्वर पे और वेब सर्वर से जाएगा डेटा डेटाबेस में। तो ये हो गया 3 टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो क्लाउड वैप बोल रहे हैं, WAP या VAP, क्या बोल रहे हैं आप? किसके लिए? वेब एप्लीकेशंस। अच्छा, वेब एप्लीकेशन, वेब 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 बोल रहे हैं, WEB, वेब सर्वर आएगा बीच में, हाँ, वेब ये सर्वर बोल रहे हैं आएगा। आप? हाँ, वेब सर्वर होस्ट ठीक। द वेब एप्लीकेशन। ठीक। ठीक है ना। तो फ्रंट एंड से जैसे आप किसी भी फॉर्म फिलअप करते हो ना, तो फॉर्म फिलअप करते हो तो पहले वो जाता है वेब सर्वर के पास। ठीक है, और वेब सर्वर से ठीक। डेटा डेटाबेस में जाता है। तो ये 3 टायर आर्किटेक्चर कहते हैं इसको। ठीक है, तो ठीक। नॉर्मली अब 3 टायर ही चल रहा है। पहले 2 टायर चलता था, अब 3 टायर बना दिया सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, कि भी एक से ज्यादा रिक्वेस्ट कोई ना कर सके, क्योंकि हैकिंग का खतरा बढ़ गया है ना। इसलिए अब उन्होंने क्या है, 3 टायर बना दिया। पहले 2 टायर में बहुत ज्यादा हैकिंग होती थी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कॉमन क्लाउड सर्विसेज जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो 4 पार्ट हो गए इसके। कंप्यूट हो गया, स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग हो गया, आपका डेटाबेस हो गया। ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। ठीक है, इसमें एक और चीज होती है परफॉर्मेंस, जो आप देख सकते हो एनालिटिक्स। एनालिटिक्स से जो है आप अपने परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हो, भाई मशीनें जो चल रही हैं वो किस तरीके से चल रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, अब देखो टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखो 3 तरह के मॉडल हैं। सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। देखो सबसे नीचे देखो, ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए बनाया गया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेगा क्लाउड के ऊपर। ठीक है, उसे कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, AWS, ओरेकल क्लाउड हो गया, गूगल क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म हो गया, ये सब आपके IaaS है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हो? देखो नेटवर्किंग फीचर्स, कंप्यूटिंग फीचर्स और डेटा स्टोरेज। अब इसमें आपको देखो क्या चीज की प्रॉब्लम नहीं है। डोंट वरी अबाउट द आईटी स्टाफ, डेटा सेंटर्स एंड हार्डवेयर। आपको ना तो अपना हार्डवेयर लगाना है, ना ही अपना डेटा सेंटर लगाना है। ठीक है, ना ही उनको मैनेज करने के लिए आपको स्टाफ रखना पड़ेगा कि भाई मशीन में प्रॉब्लम आ गई, भाई आ जाओ सही करो, नहीं। तो आपको स्टाफ की भी चिंता नहीं है। वहाँ पे सिर्फ क्या है कि आप उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यूज कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, सेकंड मॉडल तो जो वो इसके। जी। जो टेक्निकल सपोर्ट के लोग होते थे किसी बड़ी कंपनी में, 25 लोग होते थे, वो फ्लोर्स के ऊपर भाग रहे होते थे, हाँ हाँ। और फिर उनको कॉल करते थे, वो कहते थे मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हम्म। वो वाले नहीं फिर इधर यूज होंगे होंगे जब यूज। क्लाउड आ जाएगा। होंगे यूज, लेकिन वो डेटा सेंटर में काम करेंगे, वर्चुअल मशीन को मैनेज करेंगे वहाँ पे डेटा सेंटर में। उनकी भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन छोटी कंपनी में लेकिन उनकी कब जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी अब। अब छोटी कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट में पड़ेगी, लेकिन जो मेन कंपनी है जो वो सर्विस यूज कर रही है उसमें नहीं पड़ेगी, उसमें नहीं ये कह रहे हैं आप? पड़ेगी जी। जैसे सॉफ्टवेयर तो कंपनी है, जॉबें खत्म हो गई सॉफ्टवेयर कंपनी है, 50%। वहाँ पे हार्डवेयर का बंदे की रखने की जरूरत ही नहीं है, एडमिन रखने की जरूरत ही नहीं है उन्हें। सारा क्लाउड से एक बंदे से मैनेज हो जा रहा है। वहाँ पे भी एक बंदा तो रखना ही पड़ेगा फिर भी, जो क्लाउड को देखता हो। वहाँ पे पोस्ट ठीक है। निकलेंगी, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं निकलेंगी।
ठीक है ना। पर डेटा सेंटर खुलेंगे तो जॉब भी बढ़ेंगी यार, ऐसी कोई बात नहीं है, तो हम्म। उनको भी तो मैनेज करना पड़ेगा हमें। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो है वो डेवलपर्स के लिए है। अब यहाँ पे देखो क्या फोकस हो रहा है, इट इज फोकस ऑन द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ योर एप्स। देखो क्या है, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो क्या करेगी, अपने डेवलपर्स हायर कर रखे हैं उसने, और वो ये चाहती है कि भाई मुझे कोई ऐसी कॉमन सर्विस मिल जाए जिसके थ्रू मैं अपने ऐप्स डेवलप कर सकूं। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। देखो क्या होता था पहले, क्या होता था, मशीन खरीदो, मशीन के ऊपर सॉफ्टवेयर डालो, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लो, उसके बाद उस लाइसेंस को हर मशीन में डालो, अलग अलग लाइसेंस, उसके बाद डेवलपर बैठाओ, डेवलपर कोडिंग करेगा, कोडिंग के बाद वो कोड कहीं जाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूट होने के लिए, टेस्ट होने के लिए, उसके बाद जाके वो कस्टमर तक पहुंचेगा। तो ये चीज होती थी। लेकिन अब क्या कर दिया है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में वो सीधा बोलेगा, सीधा क्लाउड के पास चला गया, वो क्लाउड प्रोवाइडर के पास, उसने भैया मुझे क्लाउड का चाहिए और मुझे सिर्फ यहाँ पे ना अपना सॉफ्टवेयर रन करना है, मुझे मशीन से कोई लेना देना नहीं है। तो वो क्या करेंगे, आपको एक पैनल दे देंगे सर, उस पैनल पे लॉगिन करोगे आप, और डायरेक्ट एक मशीन खुल जाएगी आपकी, और उसमें आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डला डलाया होगा, लाइसेंस सॉफ्टवेयर, उसको उठाओगे लाइसेंस सॉफ्टवेयर को, उस पर काम करना स्टार्ट करोगे, और वो सारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो एक जगह पे स्टोर हो जाएगा, उसको आप अपने डाउनलोड कर सकते हो या फिर अपलोड कर सकते हो, कहीं पे क्लाउड पे भी रख सकते हो उसको, ठीक है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है ना। उसमें देखो क्या है कि डोंट वरी अबाउट द प्रोविजनिंग, कॉन्फ़िगरिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्डवेयर ऑफ OS। पहले क्या होता था, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चलाना पड़ता था एप्लीकेशंस को, तो उसके लिए लिनक्स अलग चाहिए आपको, तमाम तरह के दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, फिर डिपेंडेंसी, कहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हो पा रहा है कहाँ पे नहीं, तो माथा पच्ची बहुत कन्फिग्रेशन पहले करना पड़ता था मशीनों को चलाने के लिए, कि जावा का पाथ सेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, है ना। तो वो सारा कुछ नहीं, बना बनाया है सब कुछ वहाँ पे, सिर्फ आपको कोड लिखना है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, कुछ ऐसी एप्लीकेशन चलेंगी जहाँ पे आधी कोडिंग तो लिखी होगी, सिर्फ मेन मेन कोड लिखना पड़ेगा। तो इस तरह की जो एप्लीकेशन चल रही हैं, जैसे ये देखो एक चाइनीज एप्लीकेशन है, हीरो के यू, ये इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं ये क्या कर रही हैं, सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, वेब सर्वर से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी आपको, एक ब्राउजर खुल जाएगा, उस पर आपका आउटपुट आ जाएगा, ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होती है, ठीक है। इसके बाद आपके आ गया SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये कस्टमर को डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे जीमेल है, आप जीमेल यूज़ करते हो ना, तो जब जीमेल आप यूज़ करते हो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप कहीं से भी जीमेल एक्सेस कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने लैपटॉप से ही एक्सेस करूँ या अपने मोबाइल से ही एक्सेस हम्म। करूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ और कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गई, एक सर्विस हो गई, एक सॉफ्टवेयर हो गया जिसे आप कहीं से मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब इन्होंने बना दिया Office 365, और Office 365 जब से आया तो मेलिंग में एक नया रेवोल्यूशन लेके आया है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, तो आपकी जो भी मेल्स हैं वो आपके लोकल सिस्टम में स्टोर ना होके क्लाउड पे स्टोर करती है मेल, तो उसके लिए स्टोरेज भी दे हम्म। रखा है इन्होंने अलग से। और दूसरी फायदा ये है कि आपने डॉक्यूमेंट बनाया, वो ऑनलाइन ही सेव हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपका कंप्यूटर क्रैश हो गया, आप दूसरे कंप्यूटर बैठ जाओ और वहाँ पे Office 365 का पोर्टल खोलो, एंटर मारो, और वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लो, जैसे ही लॉगिन करोगे आपके डॉक्यूमेंट दिखाई देने लगेंगे, आप डाउनलोड करके यूज़ करो, और डाउनलोड की भी जरूरत ही नहीं है, वहीं पे आप चेंजेस करो, अपलोड हो जाएगा, ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा आपका। और ऐसे ऐसे कई मशीनों में एक साथ आप काम कर सकते हैं। तो इसमें लाइसेंस होता है सीट के हिसाब से, कि भी आप 30 सीट 40 सीट का लाइसेंस लेना चाहते हो, छोटी कंपनी इस तरह करती है, तो उनको मेलिंग प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। साथ में आपका जो मेल सर्वर है उसको भी खरीदने की जरूरत खत्म हो गई है। नहीं तो पहले एक्सचेंज सर्वर वगैरह लगाना पड़ता था, ठीक है। अभी कंपनियां लगाती हैं एक्सचेंज सर्वर, ठीक है, वो थोड़ा महंगा पड़ता है, ये सब थोड़ा सस्ता पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें उसमें भी हैं, इसमें भी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो डायरेक्टली आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसमें देखो डोंट वरी अबाउट अच्छा। द सर्विस इज मेंटेन्ड, इट जस्ट वर्क्स एंड रिमेन अवेलेबल, 24 आवर अवेलेबल है। जी बताइए। अच्छा, तो ये जो आपने बताया IaaS, PaaS, SaaS, ये तीनों सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट भी देता है। हम्म।
देता है, ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल देता है। अच्छा, और यही तीनों सर्विसेज लेट्स से ओरेकल भी देता है? हाँ ओरेकल। वहां पर आपके पास चॉइस है, आपने क्या चूज करना है। हाँ अच्छा, फिर हम ये सेकंड वाले की जो हमने ली है, जो आपने चाइनीज की एग्जांपल दी है, तो ये वाली भी जो कंपनी है वो भी ये तीनों सर्विसेज देती हैं? हाँ बिल्कुल, उसमें क्या होता है ना, जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनता है, तो सॉफ्टवेयर बन रहा है, हाँ, टेस्ट हो रहा है, और फिर उसको यूज कर रहा है, कहीं पे चलाना है उसको, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं होती, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा कुछ हो जाता तो लेट्स से ये मैं चाइनीज कंपनी के पास गया हूँ और मैं पहले उसके पास पैस यूज कर रहा था, मुझे वहां पर मजा आया, तो मैं उनके पास आईएएस भी यूज कर सकता हूँ, उनके पास होगा ऐसा सोल्यूशन? है। देखो, सारे सॉल्यूशन जो है हर कंपनी के पास नहीं होते, कोई कोई कंपनी किसी चीज में अच्छा, फोकस करती है, कोई किसी में फोकस करती है। ठीक है। बट ये सारे सोल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और एडब्ल्यूएस वालों के पास हैं, बिल्कुल, ये क्योंकि ये सब, मेजर। ये सारे आपको मिलेंगे। ठीक ठीक, मेरा यही क्वेश्चन था। ठीक है ना। जी जी। इसमें जो होती है ना, ओनरशिप दूसरे के पास होती है, यूज हम करते हैं, समझ रहे हो। हम्म मतलब ये है कि भाई हमारा नहीं है वो ऐप, लाइसेंस उसने ले रखा है, यूज हम कर रहे हैं। हम्म। समझ रहे हो, ये है। लाइसेंस किसी और का, यूज कोई और कर रहा है, कॉस्ट कोई और दे रहा है, ऐसे हो रहा है। ठीक। ठीक है ना। तो ये है, जितना आपने पे किया उतना आप यूज करो। जैसे पहले होता था ना कि भाई गेम खेलने जाते थे ना हम लोग पहले, वो वीडियो हम्म गेम होता था, तो दुकानदार वीडियो गेम हम्म, रखता था ना, हम ठीक है। जाते थे, गेम का मजा उठाते थे, पैसे देते थे, आ जाते थे। वो हो गई प्लेटफॉर्म एज ए स्ट्रीट सर्विस। फाइटर, पता नहीं ठीक आपने है। स्ट्रीट फाइटर खेली है या नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हाँ खेलते थे, हम भी खेलते थे। इसी में लगे अच्छा, रहते थे 24 घंटे। ठीक। हाँ ठीक है ना। तो ये चीज। ठीक। अच्छा, फिर हम आगे बात करेंगे। ये हो गया ना, इसकी अभी आगे बात करेंगे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। हाँ अब देखो क्या होता है कि हमारे पास जो क्लाउड होते हैं उसकी भी कैटेगरी है। तीन तरह की कैटेगरी होती है क्लाउड की। क्लाउड डिप्लॉयमेंट जो होता है वो तीन तरीके से अवेलेबल है। पहला होता है पब्लिक क्लाउड। चलो पहले प्राइवेट क्लाउड देख, पब्लिक अभी बाद में। प्राइवेट क्लाउड की बात करेंगे तो प्राइवेट क्लाउड में क्या होगा, हम लोग एक कंपनी खोलेंगे और उसमें अपना एक डेटा सेंटर लगाएंगे, और सारा काम जो है ऑन प्रीमाइसेस हो रहा है। सारा काम जो है वो क्या हो रहा है, ऑन प्रीमाइसेस हो रहा है। ऑन प्रीमाइसेस अपने आपने सर्वर लगाए बहुत सारे, ठीक है, और उसको वर्चुअलाइज किया। ठीक है, और वर्चुअलाइज जब हो गया वो, और उसके बाद हमने क्या किया, अपनी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं अलग अलग जो सिटीज में बैठे हुए, उन सबको इसको एक्सेस करने दिया। इसमें हम किसी चीज को किसी दूसरे को नहीं दे रहे, सिर्फ अपने ही लोगों को दे रहे हैं यूज करने के लिए। तो ये हो गया प्राइवेट क्लाउड। क्लाउड इसलिए है क्योंकि इंटरनेट के थ्रू एक्सेस हो रहा है वो, और जो आपके एम्प्लॉयज हैं जो दूसरी लोकेशन में बैठे हैं, डायरेक्ट आपकी कंपनी के सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हैं जो क्लाउड के ऊपर अवेलेबल है, जिसका ओनर क्या है, आपकी ही कंपनी ओनर है। हम्म ठीक है, इसमें खुद का ओन होता है, ओनर खुद ही होते हैं। ठीक है, और क्लाउड भी खुद का होता है। हम्म। ठीक है, तो इसका ठीक एग्जांपल है। आपका देखो VMware हो गया, जैसे VMware यूज करके आपने वर्चुअलाइजेशन करना है, VMware हो गया, या फिर हाइपर भी हो गया। ठीक है। ठीक है, या फिर लिनक्स पे जाएंगे ठीक तो है। ओपन स्टैक हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म हो गया। तो ये प्राइवेट है। प्राइवेट क्लाउड में ओन सारी चीजें हम खुद ओन कर रहे हैं। ठीक है, अब पब्लिक ठीक क्लाउड है, को या मैं समझो। सवाल पूछ लूं? हाँ पूछिए। सवाल या जी। मेरी कंपनी है एबीसी,
उसमें कोई 50 सर्वर लगा हुआ है, तो मैंने 10 पावरफुल सर्वर ले लिए, उसके ऊपर VMware चलाया हम्म, और उसमें 5-5 वर्चुअल मशीन बना दी हम्म, एक डेटा सेंटर पे। हम्म, और फिर मेरे जितने भी जो 500 यूजर है, 1000 यूजर है, उन 50 सर्वर्स को इंटरनेट के थ्रू यूज कर रहा है। हम्म। दैट इज कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड। वो प्राइवेट क्लाउड हो गया, बिल्कुल सही बोल? सही सही बिल्कुल। ठीक। ठीक। अब आती है बात पब्लिक क्लाउड की। देखो पब्लिक क्लाउड जो है वो प्राइवेट क्लाउड की तरह ही है। तो इसमें भी क्या कर रही है कंपनी, एक डेटा सेंटर खोल रही है। ठीक है। अब डेटा सेंटर जब खोल रही है वो अपने लिए नहीं खोल रही बल्कि दूसरों को सर्विस देने के लिए खोल रही है। ठीक है। यानी कि हम्म। ही इज सेलिंग हिज रिसोर्सेज टू एवरीवन। कोई हम्म। भी आएगा और उनके हम्म। रिसोर्सेज को यूज करेगा ओवर द इंटरनेट। और दूसरे का डेटा हम रखेंगे अपने पास और हम उसकी पूरी सिक्योरिटी और सेफ्टी रखेंगे। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड जो है वो किसके लिए है? दूसरों के लिए। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उससे कमाई कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि अपने जो यहाँ पे जो सर्वर्स लगाए हैं, उनको एक तरह से रेंटेड कर दिए आपने, सर्वर फॉर द रेंट। ये Amazon और माइक्रोसॉफ्ट वाले, अजूर वाले, हाँ ये इसमें आएंगे। यही कर रहे हैं। अमेजोन भी यही काम कर रहा है, क्लाउड गूगल भी यही कर रहा है, एज्योर भी यही कर रहा है। सभी लोग इसी पे काम पे आ गए ना। ठीक। वो अब वो क्या कर रहे हैं, देखो अमेजोन ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है। अमेजोन क्या कर रहा है, जैसे किसी का डेटा सेंटर चल रहा है ना, उसे कह रहा है यार हमारे साथ हाथ मिला ले और अमेजोन के नाम से आपका डेटा सेंटर हो जाएगा। ठीक है। और हम्म। अमेजोन जो है उसको पैसे देगा, अगर कोई कस्टमर आता है तो वहां पे डेटा स्टोर करवा देगा। ठीक है। हम्म। और उससे पैसे ले लेगा, अमेजोन उनको थोड़े बहुत पैसे दे देगा। ऐसा हो रहा है। तो जितने छोटे छोटे डेटा हम्म। सेंटर हैं वो सारी जगह पे ओन कर रहा है उनको, उनको खरीद ले रहा है। हाँ। किराए पे खरीद रहा है, खुद के नहीं। जबकि जो हम्म। माइक्रोसॉफ्ट है वो खुद के बना रहा है और खरीद नहीं रहा है। वो खुद के सेटअप कर रहा है। उसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खर्चा है वो कर रहा है कौन? एज्योर। माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी डील की है इंडिया के साथ, और इंडिया के अंदर बहुत सारे डेटा सेंटर अब खुलने वाला है। ठीक है। कहीं तो खुल भी गए हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर। जॉब्स आने वाली हैं। हाँ। तो तो इस वजह से कर रहा है। तो लेकिन अमेजोन का जो इंडिया में है, इंडिया में कोई भी सर्वर अमेजोन का नहीं है, सब रेंटेड है। सारे, अच्छा। हाँ सारे अब मेरा ये रेंटेड है। सवाल था अब जी। मेरा ये सवाल था, चाहे वो अमेजोन के रेंटेड डेटा सेंटर हैं हम्म, या माइक्रोसॉफ्ट के ओन डेटा सेंटर हैं, हम्म। उनमें वैकेंसीज किस किस किस्म की क्रिएट होंगी, वो मेरा क्वेश्चन है। देखो वैकेंसी। क्लाउड एक्सपर्ट, जी। उसमें क्लाउड एक्सपर्ट की होगी या CCNA CCNP वाले की होगी या MCSE, कौन से की ज्यादा होगी वैकेंसी? देखो वहां पे बंदे जो होंगे वो, एक तो नेटवर्क वाले चाहिए, राउटिंग स्विचिंग वाले बंदे ठीक है। चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जो सर्वर्स ठीक होते है। हैं उनके बीच में राउटिंग करनी पड़ती है। ठीक है। ठीक है। तो एक तो वो चाहिए, दूसरे क्या है, सर्वर के बंदे चाहिए जो सर्वर्स को हैंडल कर पाए। ठीक है। सर्वर में हम्म। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको रिजॉल्व कर पाए। ठीक है, रियल टाइम में। ठीक है। वो बंदे चाहिए। और तीसरे बंदे चाहिए जो क्लाउड की नॉलेज हो जिनको। अब ये तीनों चीज एक ठीक। साथ अगर किसी में मिल गई तो हायर कर लेंगे। हम्म। एक चीज नहीं चाहिए उनको, अब वो बोलेंगे ये सारी चीजें चाहिए, अगर है तो आ जा और सैलरी बता। तीनों चीजें चाहिए, हम्म। कॉम्बिनेशन चाहिए। अब क्या है, जॉब जो है वो ऐसी नहीं रही कि भी एक चीज एक काम के लिए करवाएगा, नहीं, एक काम नहीं दूसरा काम भी करवाएगा। आज से 20 साल पहले, जी। 20-25 साल पहले एक चीज आती है तो चलता था। हाँ। लेकिन अब नहीं, अब तो उसको भैया क्लाउड का भी चाहिए, देखो VMware का नॉलेज भी चाहिए, साथ में सिस्को की कॉन्सेप्ट भी चाहिए उसको। सीसी ने CCNP किया है तो अच्छा है, आ जा तू। ठीक है। या हम्म। फिर कोई आर्किटेक्ट लेवल का बंदा है उसे हायर कर लेगा। ठीक है। ठीक। तो इस तरह की वो चलेंगी जॉब्स। मिक्स वाली चीजें, मतलब जो सारी चीजें आती हैं, मिक्सिंग वाला बंदा चाहिए उन्हें, मल्टी टैलेंट। ठीक। ठीक है। सिंगल ठीक। टैलेंट पे अब काम ही नहीं चल रहा है बिल्कुल। थर्ड ठीक चीज है। है हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड जो है हम्म। वो कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ, ऑन प्रीमाइसेस हम्म। प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड, दोनों का कॉम्बिनेशन। प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक हम्म। क्लाउड को जब मिला देते हैं तो बन जाता है हाइब्रिड। अब देखो मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी खोली। ठीक है। और हम्म। मैं क्या है, प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइडर हूँ। मतलब अपने ही
जो एम्प्लॉयज हैं या मेरे ब्रांच ऑफिसेज हैं, उनको कनेक्ट करा रखा है मैंने इससे, और वो एक्सेस कर रहे हैं मेरे क्लाउड में। तो प्राइवेट क्लाउड हो गया। अब ठीक। मेरे पास जो है एज्योर वाला बंदा आ गया या फिर अमेजोन वाला बंदा आ गया और बोलने लगा यार आपके डेटा सेंटर के जो सर्वर है ना, आधे तो यूज ही नहीं होते, ठीक है, आधे तो आइडल पड़े रहते हैं सर्वर हम्म। आपके, उनकी कॉस्ट नहीं निकल पाती है आपकी। तो मैं कहूँगा हाँ यार बात तो हम्म। सही है यार, मैंने इतने सर्वर लगा रखे हैं, आधे ही यूज हो पाते हैं, आधे तो डाउन ही पड़े रहते हैं, हम्म। टाइम टू टाइम चल नहीं पाते, हम्म। और कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी मैं बियर नहीं कर पाता इतनी ज़्यादा। तो वो कहेगा ठीक है भैया हम्म। मेरे से हाथ मिला ले तुम। और अब क्या है कि जो मैं बोलूँ, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनका डेटा भी रख ले अपने पास, क्या दिक्कत है? तो मैं कहूँगा हाँ भैया रख ले यार, हम्म। उसका मुझे पैसा दे दे। तो अब क्या हो गया, प्राइवेट क्लाउड भी यूज हो रहा है, पब्लिक तो क्लाउड भी ये यूज हो रहा है, ठीक है। तो और ये तो काफी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। कोरोना के चक्कर में कुछ लोगों ने अपने बिजनेस श्रिंक किए। हाँ। तब उन मिसाल के तौर पर 100 ब्रांचेस थी तो उन्होंने 50 कर दी हैं। हाँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो उनके पास 100 ब्रांचेस का है, हम्म। सर्वर्स वगैरह या कंप्यूटर्स वगैरह या हम्म। डेटा स्टोरेज की जो कैपेसिटी है। हम्म। तो वो इसको यूटिलाइज करके प्रॉफिट में नहीं जा सकते। बिल्कुल जा सकते हैं, दिमाग को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो तो एक्सपेंड कर रहा है ना बिजनेस अपना, ठीक। अमेजोन, वो चाहता ही है। और ठीक। अगर वो बेयर नहीं कर पाया कॉस्ट, वो खरीद ही लेगा उसको पूरे को, समझो, ये है ना। ठीक है। अब जैसे कंपनियां हैं वो बिक जाती हैं, वो ठीक। डील सही होनी चाहिए बस, वो बिक जाएगा। हम्म। दूसरा फायदा हाइब्रिड का ये रहता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमने एक क्लाउड प्रोवाइडर से बोला कि भाई हमारे जो सर्वर्स हैं कभी कभी डाउन चले जाते हैं, तो हम आपके पास डेटा रख सकते हैं अपना। उन्होंने कहा बिल्कुल रख सकते हो, थोड़े से पैसे दे दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, क्लाउड सर्विसेज भी ले रखी है बैकअप के लिए, इमरजेंसी बैकअप के लिए, कि भाई मेरी साइट पूरी तरह से डाउन हो गई और मेरे एम्प्लॉयज़ अगर डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो मेरा खुद का डेटा सेंटर ही डाउन हो गया, और इसकी कोई डीआर साइट भी नहीं थी, डिजास्टर रिकवरी साइट जहाँ पे मैं रख सकता हूँ। तो मैंने क्लाउड प्रोवाइडर की हेल्प ली, ठीक है, और वहाँ से मैंने टाई अप कर दिया, और मैंने अपना जो डेटा है बैकअप वहाँ रखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ऑन प्रीमाइसेस भी चल रहा है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका ऑफिस 365 विद एक्सचेंज सर्वर, हाइब्रिड क्लाउड में। तो इसमें देखो क्या है, ऑन प्रीमाइसेस एक्सचेंज सर्वर चल रहा है हमारा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बैकअप के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं एज्यूर, ठीक है, क्लाउड सर्विसेज। तो हम जो बैकअप रख रहे हैं एक्सचेंज सर्वर का, वो कहाँ पे रख रहे हैं, ऑफिस 365 के अंदर। तो ऑफिस 365 वहाँ पे चल रहा है क्लाउड प्रोवाइडर का, जो हमारे एक्सचेंज सर्वर से कनेक्ट रह गया, उसमें आपको एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्टर डालना पड़ेगा, जिससे कि दोनों सिंक्रोनाइज हो जाए। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम हो जाएगा। अगर आपका सर्वर ऑफलाइन हो गया, तो जो ऑनलाइन एक्सचेंज चल रहा है आपका, उससे आपके जो क्लाइंट है वो एक्सेस कर पाएंगे। तो हो गया ना फायदा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हाइब्रिड। तो यहाँ पर मैं एक चीज पूछूंगा। एक कंपनी है, मेरा दोस्त उधर काम करता है कुवैत जी। में, तो उनका अपना डेटा सेंटर तो है जी। और वो क्लाउड की सर्विसेज भी ले रहे हैं। जी। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि दे आर इन हाइब्रिड क्लाउड, बिल्कुल करेक्ट? हाइब्रिड मॉडल पे चल रहे हैं। ठीक। हाइब्रिड मॉडल इसलिए लेना जरूरी होता है ना, आप खुद पे भरोसा कभी कभी महंगा पड़ जाता है। अगर आपकी खुद की सारी चीजें डाउन हो गई, तो आपको एक बैकअप के रूप में रखना ही तो पड़ेगा, उसकी इतनी कॉस्ट भी नहीं बेयर करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो वहां पे इतना डेटा रख सकते हो कि आपके जो क्लाइंट है इमरजेंसी में सरवाइव कर जाए, ठीक है। इसलिए इस मॉडल को बेस्ट माना जाता है, दोनों को कॉम्बिनेशन मॉडल, ठीक है ना। देखो यहाँ पे चल रहा है आपका ऑन प्रीमाइज डेटा सेंटर, और इसने एज्यूर वाले से सर्विसेज भी ले रखी है। तो अगर यहाँ पे डाउन होता है तो ये, यहाँ पे देखो रूट बने हुए हैं इनके बीच में, तो यहाँ से यहाँ मूव कर देंगे ये, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। तो ये आपका डिप्लॉयमेंट मॉडल इस तरीके से काम करेगा। बात समझ आ गई आपको? जी जी। जी जी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे ना बढ़े, मैंने टाइम तो है काम पे भी। टाइम तो है आपके पास? नहीं, 10 बज गए हैं, मैं 18 मिनट लेट हूँ। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी। चलो मैं फिर कैसे करें, आप रेगुलर में नहीं आ सकते क्या? ठीक है। रेगुलर में? रेगुलर में थोड़ा सा हैवी भी हो जाना है क्योंकि मेरा सीसीएनबी भी चल रहा है। अच्छा।
और जो चीज आपने एक दफा पढ़नी होती है आपने 2-4 दफा उसको रिपीट करनी होती है समझने के लिए। तो सीसीएनपी भी मेरा कल शुरू हुआ है, वो शाम को है, हम्म। दुबई के 5:30, वो 3 घंटे का है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में हम भी अपनी क्लास 3 घंटे की कर लेंगे सैटरडे को, चलो ऐसा कर लेंगे। क्योंकि सीसीएनपी मैंने पढ़ा हुआ है। तो उन्होंने जो टॉपिक कराए हैं वो मेन स्विचिंग के, वीलैन के और ट्रंकिंग के कराए हैं, तो वो तो सीसीएनए के टॉपिक है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि कितनी डेप्थ है उस सीसीएनपी में, क्योंकि अगर बिल्कुल नई चीज आ गई तो वो तो मुझे पढ़नी पड़ेगी। अगर जो पुरानी चीजें हैं तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। नई चीजें तो नहीं होंगी उसमें। आपने सीसीएनपी करना है तो नहीं। हाँ जी, उसमें देखो जो भी चीज़ है ना राउटिंग स्विचिंग के अंदर, तो थोड़ा सा डीपली है। हाँ, जो अभी तक मॉडल यूज़ कर रहे थे आप, उसमें तो सिंपल आप दो तीन राउटर लेके काम कर रहे थे, लेकिन अब वहाँ पे इन डेप्थ में सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको, है ना। मैंने सीसीएनपी काफी अर्से पहले किया हुआ है। हम्म। फिर मैं ये हैवी मशीनरी रेंटल और क्रेन्स इन इन काम में था, तो इसलिए मैं आईटी से जी। टच पे नहीं। अभी मैं दोबारा उसको अपने स्किल्स को रिफ्रेश कर रहा हूँ। हम्म। सीसीएनपी मैंने 2004 में किया हुआ है, हम्म। तो बिल्कुल टोटल आईटी को खैराबाद कर दिया था। जी। बस तो ये अलबत्ता क्लाउड ये ये लास्ट है। बिल्कुल दो नया है मेरे लिए। दो 2 मिनट जी जी लगेंगे बस इसको, अभी आधा तो हो ही गया बस थोड़ा जी सा। जी। इसमें कंपैरिजन देखते हैं कि हम कॉस्ट, सिक्योरिटी, लेवल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और टेक्निकल नॉलेज में क्या क्या डिफरेंस है। तो देखो सबसे पहले ठीक है। पब्लिक क्लाउड में देखेंगे। पब्लिक क्लाउड जो है सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, पहली चीज। ठीक है। जबकि प्राइवेट क्लाउड जो है मोस्ट एक्सपेंसिव है। खुद का लगाना तो एक्सपेंसिव ही होता है। हम्म। और देखो इसमें ठीक अंगूठा है। ऊपर की तरफ है, यानी कि ये सबसे बेस्ट है। प्राइवेट क्लाउड मोस्ट एक्सपेंसिव। हम्म। हाइब्रिड जो है इसमें देखो मिडिल, दोनों चीजें हैं इसमें, कुछ प्लस भी है कुछ माइनस भी है। ठीक है। वुड बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव बेस्ड ऑन व्हाट यू ऑफलोड टू द क्लाउड। ये डिपेंड करता भी है कितना डेटा आप रखना चाहते हो कितना नहीं रखना चाहते हो। ठीक है, वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। हम्म। फिर हम सेकंड चीज देखते हैं सिक्योरिटी। देखो प्राय देखो पब्लिक क्लाउड में देखो सिक्योरिटी कंट्रोल्स बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे आपको अलग से अपनी फायरवॉल कुछ भी नहीं लगानी है, कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट इसके अंदर हम्म। अवेलेबल है। माइट नॉट मीट सिक्योरिटी हम्म। रिक्वायरमेंट्स। आपको अलग से कोई रिक्वायरमेंट है हम्म। तो वो कस्टमाइज कर लो, नहीं तो इसमें हम्म। कोई जरूरत नहीं है आपको अलग से सिक्योरिटी की कुछ लगाने की। जबकि प्राइवेट क्लाउड हम्म। में आपको खुद का सारा चीज लगाना पड़ेगा। नो गारंटी इट्स सिक्योर, और ये गारंटी नहीं कि सिक्योर है, लेकिन जब यहाँ पे यूज करोगे तो ये सारी चीजें यूज करेंगे, सारे मेथड यूज करेंगे, सारे प्रिकॉशन लेंगे, लेकिन आप वो सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आप गारंटी नहीं दे सकते कि वो सिक्योर है। कैन मीट एनी सिक्योरिटी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट इफ यू पुट इन द वर्क। यानी कि यहाँ पे जैसे आईएसओ मेंटेन होता है ना सिक्योरिटी के लिए अलग अलग, HIPPA, हम्म। या फिर आपका जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड कुछ है आपके आईएसओ मेंटेन है, तो वो यहाँ पे आपको लेना हम्म। पड़ता है और उसको बार बार टेस्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, किसी हम्म। सिक्योरिटी एजेंसी से, भाई ये टेस्ट करो हमारे पास ये हमारा जो क्लाउड है सिक्योर है कि नहीं है। तो आप टीम भेजोगे वहाँ पे और उसे टेस्ट करवाओ। तो यहाँ पे ठीक। जरूरत नहीं पड़ रही, यहाँ पे पड़ रही है टाइम टू टाइम। फिर हाइब्रिड में देखो, ठीक है। यू एंड नाउ हैव टू सिक्योर योर कनेक्शन टू द क्लाउड। क्लाउड का तो कनेक्शन जो है आपका सिक्योर है आपका। ठीक है। यू कैन मीट ऑल हम्म। द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। अब देखो खुद के लिए तो अपनी सारी रिक्वायरमेंट मीट करोगे आप। ठीक है। लेकिन क्लाउड के लिए हम्म। आप क्या है, कोई सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट आप मीट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, यानी कि वहाँ पे सिक्योरिटी लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। तो मिला जुला हो गया इसके अंदर। थम्स डाउन का क्या मतलब थम्स है? डाउन। सॉरी मुझे समझ नहीं आया। यू नाउ हैव टू सिक्योर योर कनेक्शन टू द, यानी मेरी जो कंपनी है वहां से जो कनेक्शन मैंने जा रहा क्लाउड है। वाली कंपनी को हाँ। बनाना है उसकी सिक्योरिटी। हाँ, ठीक है। उसको आपको खुद ही ठीक मेंटेन करना ठीक पड़ेगा, इसलिए डाउन है। ठीक लेवल ऑफ ठीक। कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। देखो लिमिटेड बेस्ड ऑन हम्म। द व्हाट द क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर एक्सपोज टू यू। यहाँ पे देखो क्या है कि जो भी सर्विसेज दे रहा है वो चुपचाप ले लीजिए। यानी कि यहाँ पे जो सर्विस हम्म। अवेलेबल है सिर्फ उसी को यूज कर सकते हो। ठीक है। हम्म। ये चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हो, वो लिमिटेड आपको जो सर्विस दे रखी है वो बनी बनाई सर्विस है। बस उसको जाओ यूज करो, काम करो, उसमें आप कमी नहीं निकाल सकते कि ठीक भाई है। इसमें मुझे ये नहीं मिल रहा है ये नहीं मिल रहा है। जो चीजें आप लोग इसका पैसा देना पड़ता है ये भी है। ठीक है, ठीक। तो इसलिए थंब डाउन है। यू कैन देखो प्राइवेट में यू कैन कॉन्फ़िगर द इंफ्रास्ट्रक्चर हाउ एवर यू लाइक।
अब यहाँ पे जो चीज़ें आपको चाहिए वो यूज़ करो, जो नहीं चाहिए मत करो, ठीक है। इसलिए बेस्ट है, यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ द ठीक है। बोथ वर्ड्स। यानी कि ये हाइब्रिड जो है आपका, उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन लेवल है वो दोनों आपको यूज़ करना पड़ रहा है, तो ये अपने एंड से और वहाँ से, तो ये भी आपके लिए ठीक है। हाइब्रिड अपने एंड से हम्म। जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया है, और वहाँ से उनके एंड से तो मिल ही रहा है आपको कॉन्फ़िगरेशन, तो दोनों तरफ से ये ठीक है, हम्म। ठीक है। अब नॉलेज की बात करेंगे, टेक्निकल नॉलेज। प्राइवेट क्लाउड, हम्म। देखो, पब्लिक क्लाउड के लिए यू डोंट नीड एनी डेप्थ नॉलेज ऑफ अंडरलाइंग हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर। उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि उसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या क्या चीज़ें लेनी है आपको, उसमें ज़रूरत नहीं है। बस आपको उसके पैनल को यूज़ करना है, उसके पोर्टल को यूज़ करके काम करना है, तो ज़्यादा आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए इसके लिए। यू हम्म। नीड टू नो द डेप्थ हाउ द कॉन्फ़िगर ऑल लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट क्लाउड बनाने के लिए आपको सारी चीज़ का इन डेप्थ नॉलेज, फिर बंदे भी लगाने पड़ेंगे उसको मैनेज करने के लिए, तो पूरा टेक्निकल आपको यहाँ पे होना पड़ेगा, ठीक है, अगर चलाना है तो। ठीक। इसलिए तो हम ठीक। डाउन है। हाइब्रिड में सारी चीज़ें देखो क्या है, यू नीड टू नो इन डेप्थ। यहाँ पे भी देखो, हाइब्रिड में अपने लिए और उसके लिए इन डेप्थ सारी चीज़ें देखनी पड़ रही है ना, यहाँ से कनेक्शन बनाना है उनके लिए, तो यहाँ से आपको सारी हम्म। चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। हाउ टू कॉन्फ़िगर ऑल लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अबाउट द सीएसपी, जो क्लाउड प्रोवाइडर है उसकी सारी सर्विसेज का भी नॉलेज होना चाहिए, अपना तो होना ही चाहिए, उसकी भी ठीक। नॉलेज होनी चाहिए, तो ये आपका इनमें कंपैरिजन, ठीक है। चलिए ठीक। इतना ही करेंगे फिर आज के लिए, ठीक है। ठीक है। तो जो अगले सैटरडे की क्लास होगी हम कितने घंटे चलाएंगे, 3 घंटे या 2 घंटे? देख लीजिए, 2 घंटे काफ़ी है वैसे। ठीक है, क्योंकि मेरा ये प्रोग्राम है, इसको क्लाउड को पूरा फिर हमने खत्म करना है, जो बाकी के ट्रैक हैं, ठीक और है। इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितना आता है आप वो सारे करते अगर हैं ना, 3 घंटे भी हुए एडमिनिस्ट्रेटर तो और 3 घंटे में तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। ठीक। ठीक है। तो ये कोई तरीका है, ये आप मुझे ईमेल करेंगे ये वाली स्लाइड्स, स्लाइड्स ताकि मैं इसके अपने स्लाइड्स नोट्स बनाऊं? मैं आपको ईमेल कर दूंगा या ड्रॉप बॉक्स में डाल दूंगा। एक ड्रॉप बॉक्स का लिंक शेयर ठीक। कीजिए, उससे आप डाउनलोड कर लेना। आपका ईमेल आईडी वही है ना? ठीक। जी जी, अशरफ वाला। ठीक है, मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो हम ये इसकी एक्सपेक्टेड फिनिशिंग डेट क्या है इस फंडामेंटल की? भाई ये है कि आपकी 1-2 क्लास और लगेगी, उसके बाद तो आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करना है। थ्योरी मैं कंप्लीट कर दूंगा तो आपकी, उसके बाद तो आप बस उसको देखना है यानी आपको। नेक्स्ट सैटरडे जो है वो 26 27 है, और 2 3, तीन 2 3 तीन दो घंटे चाहिए बस इसको तक, खत्म करने के लिए। यानी कौन सी डेट